So welcome dear students and hope that your preparation is going great. So today we will revise the 6th chapter of your syllabus, that is the equilibrium. तो इसके जितने भी important questions हैं वो यहाँ पे हम discuss करेंगे. So let's start with question number first. Question number first जो आपका है, that's you have to write the expression for the equilibrium constant Kc for the following reactions or processes. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. आपको यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो भी आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसी से लिया गया है एक्चुअली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स एक्चुअली जिसको हम केसी कहते हैं, राइट. तो इम्पॉर्टेंट ये है दैट अगर हम कोई भी जनरल इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है ए प्लस बी बी, इट गिव्स यू सी सी प्लस डी डी. स्मॉल ए बी सी डी जो यहाँ पे है, दीज आर जस्ट द स्टैशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट. बाकी कैपिटल ए बी ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, सी डी दे आर जस्ट योर प्रोडक्ट्स, राइट. अब देखो इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें क्या कहता है दैट द प्रोडक्ट ऑफ ये जो है ना हम आपके प्रोडक्ट्स जो है इनका जो मोलर कंसंट्रेशन है ना, मोलर कंसंट्रेशन यू ऑलरेडी नो, इट इज शोन बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट. सो इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, रेज्ड टू द पावर देयर स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. जैसे यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल डी, राइट, दे आर द स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इनका जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट को केसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और यही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी याद रखेंगे, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है दैट ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इट इज़ ऑलवेज डायनामिक इन नेचर. तो पहली बात जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इक्विलिब्रियम जो होता है ये हमेशा डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है. और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है कि अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर आपके गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होगा जब आपका क्लोज्ड कंटेनर होगा. तो इस टर्म को याद रखेंगे दैट कंटेनर द वेसल, राइट, ये क्लोज्ड होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम वहाँ पे पॉसिबल है. क्योंकि इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होता है, आई होप कि यू ऑलरेडी नो दैट इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होता है जब सभी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक आपके पास है कंसंट्रेशन, लाइक प्रेशर है आपके पास, टेम्परेचर है, राइट, कलर है, दे बिकम कॉन्स्टेंट. ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो है ये कॉन्स्टेंट हो जाती है, दे बिकम कॉन्स्टेंट. एट दैट टाइम वी से दैट इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हुआ है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में उसको आप अटेन कर सकते हैं. सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड. यहाँ पे आप लिखेंगे दैट इक्विलिब्रियम जो आपका होता है इट कैन बी अटेन्ड, मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन करूँगा, इट कैन बी अटेन्ड. तो आप भी इसको नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे दैट इक्विलिब्रियम को हम अटेन कर सकते हैं फ्रॉम ईदर साइड. तो इसका मतलब ये होता है चाहे आप रिएक्टेंट साइड देखो या प्रोडक्ट साइड, तो दोनों साइड से हम देख सकते हैं और इसको हम अटेन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग. नाउ ये जो इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है इसको सभी याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है. और इसका यूनिट जो है अब ये इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है. इनके मोलर कंसंट्रेशन जो है इनका जो यूनिट है इसी पे डिपेंड करेगा द यूनिट ऑफ केसी, राइट. किसी वक्त इसका यूनिट होता है और किसी वक्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा टोटली इन पे, राइट. तो अब जो आपका क्वेश्चन है वो ये है दैट आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई है और आपको बताना है केसी का वैल्यू. इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज़्यादा, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे. तो देख लो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट दी गई है ना, इसके लिए आपको क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो मैंने बताया ये क्या होता है और कैसे लिखा जाता है. इट सिंपली जो प्रोडक्ट्स है पहले वही लिखेंगे और अपॉन लिखेंगे द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनका प्रोडक्ट, एंड रेज टू द पावर देयर स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. तो सिंपली यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है क्या है दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड और गैसियस स्टेट में है, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे 2 है स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसको सिंपली डिवाइड हम करेंगे बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे है रिएक्टेंट्स इनका प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टैशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, that is molar concentration of SO2 into molar concentration of O2, राइट, यहाँ पे raised to the power 1. तो ऐसे हम निकालेंगे यहाँ पे Kc, है ना. और नेक्स्ट जो आपको दी गई है इक्वेशन दैट इज जस्ट लाइक दिस. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है जब भी प्योर सॉलिड होगा या प्योर लिक्विड होगा तो उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है दैट्स टेकन एज 1 यूनिटी, है ना.
प्योर सॉलिड जब भी आपके पास होगा उसके जो मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज टेकन एज यूनिटी 1, राइट। सिमिलरली प्योर लिक्विड होगा आपके पास तो उसकी भी जो मोलर कंसंट्रेशन है दैट इज टेकन एज 1। तो किसी वक्त ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, दैट वाई देयर कंसंट्रेशन जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट और इट्स टेकन एज यूनिटी। इट इज़ बिकॉज देखो मोलर कंसंट्रेशन जो है इसको हम मोलरिटी भी कहते हैं। मोलरिटी कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली हम निकालते हैं मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन दिस वॉल्यूम, राइट। इतना ही मैं ले रहा हूँ, मोलर मास को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, राइट। दैट रिमेन्स कांस्टेंट एक्चुअली। तो मुझे बता दो यहाँ पे दैट मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द डेंसिटी। और डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमने प्रीवियस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में डिस्कस किया, दैट डेंसिटी जो है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दैट इज वाई आप याद रखेंगे इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स की दैट रिमेन्स 1 कांस्टेंट, राइट। तो अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैसे लिखेंगे फिर इसका केसी आप। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है यहाँ पे सिंपली ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड, इन पे तो डिपेंड नहीं करेगा। सिंपली आप लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू द पावर 4 है ना, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 1, राइट। बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली याद रखना है दैट प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए मोलर कंसंट्रेशन इट्स टेकन एज यूनिटी, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है दैट ये जो दो इक्वेशंस है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स योर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है ना। किसी वक्त पूछा जा सकता है होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है, तो आपको ये आना चाहिए। ये जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है दिस वन फर्स्ट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है आपके सभी एक ही फेज में है, गैसियस स्टेट में है, तो दैट्स वाई ये होमोजीनियस है। पर जो यहाँ पे सेकंड वन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, ये सॉलिड, उसके बाद ये गैस, राइट। सो दैट मीन्स ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे है दिस वन इक्वेशन सेकंड इट जस्ट रिप्रेजेंट्स योर हेटेरोजेनियस, राइट। तो एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, अनदर इज हेटेरोजेनियस, तो ये आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। थर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो सिंपल ये एक फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने बताया ना फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इट्स ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में, राइट। ये अल्कोहल है इथेनॉल, इट गेट्स कन्वर्टेड टू वेपराइज्ड इथेनॉल है ना। हीटिंग पे ऐसा होगा, राइट। क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, मैंने बताया ना, है ना। जहाँ पे भी कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में है देन इक्विलिब्रियम इज ओनली अटेन्ड व्हेन कंटेनर इज क्लोज्ड, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे केसी, देखो ये आपका प्योर क्या है, लिक्विड। मैंने अभी बताया फॉर प्योर लिक्विड्स है ना इट इज टेकन एज 1, तो दैट मीन्स केसी सिंपली आप कैसे निकालेंगे, इट विल बी यहाँ पे इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल विच इज़ इन द गैसियस स्टेट प्रोडक्ट साइड है ना रेज टू द पावर 1। तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे इससे, क्योंकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहती है, दैट्स 1, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। लेट्स सी अनदर वन इक्वेशन। यहाँ पे ये आपका था, हाँ ये थर्ड वन, राइट। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, दिस इज द इक्वेशन, राइट। ये सिंपली है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जो आपका है दिस इज एस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, राइट। और एसिड वहाँ पे बनता है और अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख लो वाटर जो आपका है लिक्विड है ना, और ये यहाँ पे एक्सेस में होता है, तो सभी को याद है दैट व्हेन वाटर इज इन एक्सेस इट्स मोलर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी वही है दैट जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो वो इन पे डिपेंड करेगा, है ना। ये एक्वस स्टेट में है यहाँ पे दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। सिंपली CH3COOH आप लिखेंगे, राइट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल दैट C2H5OH, और इसको सिंपली आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर दैट इज जस्ट दिस वन CH3COOC2H5। तो यहाँ पे केसी जो है डिपेंड नहीं करेगा इसके मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पे, है ना, क्योंकि प्योर लिक्विड है और एक्सेस में है। जब भी कोई लिक्विड एक्सेस में होगा तो आप याद रखेंगे उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ इक्वेशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको बताना है केसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वही है, ये एक्वस में है, राइट। फेरिक आयन है Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है ना, OH नेगेटिव। ये भी किस में है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये एक्वस है, यहाँ पे वाटर में है। और ये जो बना ये सॉलिड है, तो डेफिनेटली जब ये सॉलिड है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड दैट्स टेकन एज यूनिटी 1, तो लिखो 1 प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि केसी कैसे निकाला जाता है, पहले मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की आप लिखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे है Fe ट्रैवलेंट पॉजिटिव एक्वस, है ना, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, राइट,
इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स OH नेगेटिव एक्वस, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि दैट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, सो रेज़ टू द पावर 3, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसी वक्त अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए। देखो कैसे, सिंपली आपको इसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी, है ना, इसकी कंसंट्रेशन दी गई होगी और इसकी भी दी गई होगी, पर इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे तो 1 है, राइट। बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये होता है, इसको ध्यान रखेंगे, जब भी कोई इक्वेशन है ना बैलेंस्ड होगी तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है रेज़ टू द पावर 3, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू जस्ट टेल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे मैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और उनको आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। सो आप लिखेंगे दैट सिंपली इट्स वैल्यू चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, इट्स वैल्यू चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी का वैल्यू भी चेंज होगा, अदरवाइज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। दूसरा यहाँ पे आप ये याद रखेंगे दैट केसी का जो वैल्यू है इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दैट केसी जो है इसका जो वैल्यू है, आप लिखेंगे यहाँ पे केसी वैल्यू डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, it does not depend on initial molar concentration of reactants or products, does not depend on, आप लिखेंगे यहाँ पे initial molar concentration of, right, molar concentration of reactant, और चाहे reactant हो या product हो उसकी initial molar concentration क्या है उस पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी वक्त यहाँ पे इक्वेशन दी जा सकती है कि जिसका केसी वैल्यू दिया गया होगा और फिर बताया गया होगा कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने चेंज की, अब बताओ नया केसी वैल्यू क्या होगा, तो वो तो सेम रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड। तो इस पॉइंट को नोट डाउन आप करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट केसी वैल्यू जो है इट आल्सो गिव्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इट गिव्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? इसका मतलब ये है कि अगर केसी का वैल्यू ज़्यादा है, राइट, तो उसका मतलब ये है दैट इक्विलिब्रियम जो है दैट हैज़ एक्चुअली proceeded to a large extent towards the forward direction before equilibrium is attained। मतलब अगर केसी, देखो केसी का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर दो रिएक्शन आपके पास है और एक रिएक्शन का केसी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो केसी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है दैट जो आपकी रिएक्शन है वो ज़्यादा शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। रिएक्शन जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हुई है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब रिएक्शन ज़्यादा शिफ्ट होगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो दैट मीन्स प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटैन्ड, ठीक है। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि केसी का वैल्यू अगर कम है तो दैट मीन्स रिएक्शन जो है इट हैज़ जस्ट प्रोसीडेड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटैन्ड। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन करेंगे। वो ये है कि अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल केसेस है जो मैंने यहाँ पे लिए हैं और उनको आप नोट डाउन करेंगे। देखो केस नंबर फर्स्ट ये है, आपने रिएक्शन को रिवर्स किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये H2 + I2 इट गिव्स ट्वाइस HI, इसका केसी वैल्यू आपको दिया गया है 50 है, राइट। अब देखो दूसरे में मैंने क्या किया, इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा, मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड था ये आपका प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट है, राइट, बाकी वही है। यहाँ पे H2 I2 आपके रिएक्टेंट्स थे, अब ये प्रोडक्ट्स है, तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको मैंने केसी डैश से दिखाया, तो वो क्या होगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे जब रिएक्शन कोई, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है, और ये हॉट्स में पूछा जा सकता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है, राइट, और उस रिएक्शन को रिवर्स किया गया होगा और आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो सिंपली आप क्या याद रखेंगे, जो ये है केसी, बस केसी डैश जो आपका होगा इट विल बी जस्ट reciprocal of the first one, that is 1 upon Kc।
तो सिंपली इसका वैल्यू आ जाएगा है ना 1/50। ऐसे आप निकाला करेंगे जब भी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दी गई होगी और उसको रिवर्स किया गया होगा, तो आप सिंपली याद रखेंगे दैट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द इनिशियल वन, राइट। अब देखो केस नंबर सेकंड क्या है। केस नंबर सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, राइट। इसको देखेंगे सभी। अब ये इक्वेशन थर्ड जो है यहाँ पे भी देखेंगे इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसको हमने डिवाइड किया है यहाँ पे, इसको हमने डिवाइड किया है यहाँ पे 2 से, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था 1, अब मैंने लिखा 1/2। यहाँ पे भी 1, इसको मैंने 1/2 कर दिया, राइट। यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे थे, अब यहाँ पे 1 मोल बन रहा है। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, तो सिंपली Kc डबल डैश जो यहाँ पे होगा इट विल बी जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ Kc, अंडर रूट ऑफ Kc, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ Kc। तो दैट मीन्स ये होगा आपका सिंपली अंडर रूट ऑफ 50 है ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 7.2 है ना, अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 7.2। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को डिवाइड किया 2 से, तो फिर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Kc, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे केस नंबर थर्ड, यस दैट इज अगर ये आपकी इक्वेशन दी गई है, इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। ये एक्चुअली कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसमें ये रिएक्शन होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट, जिसमें एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ज़रा मुझे बता दो जो Kc वैल्यू आपको दिया गया है 6.324। अब देखो इस रिएक्शन को क्या किया गया, यहाँ पे बस इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मोल था ये, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे 1 मोल है अब, राइट। तो दैट मीन्स पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी जस्ट स्क्वायर ऑफ दिस वन, तो दैट मीन्स Kc जो है रेज्ड टू द पावर 2। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे पावर आ जाएगा सिंपली। तो दैट मीन्स किसके बराबर होगा, दैट इज 6.324 इसका स्क्वायर। तो जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 40, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। देखो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन फर्स्ट दी गई है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 आपको दिया गया लेट्स से 5 है, राइट। और सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है जस्ट लाइक दिस, नाइट्रिक ऑक्साइड जो यहाँ पे बना, ठीक है, ये एक्चुअली रिएक्शन इंटरमीडिएट है, फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी आपको दिया गया है 10। अब ये इक्वेशन आपको दी गई है और यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है, K3 आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो K3 है इट विल बी जस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2। K1 इंटू K2 जो है इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू K3। सिंपली आप याद रखेंगे दैट मीन्स K3 जो आपका होगा दैट विल बी 5 इंटू 10, दैट विल बी 50, राइट। तो ऐसे ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होगी, राइट, और उसी को लिखा गया होगा 2 स्टेप्स में। ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में है और इसी को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है इनटू 2 स्टेप्स। तो तब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इस कंप्लीट इक्वेशन के लिए आप लिखेंगे दैट विल बी जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2, राइट। जितने भी स्टेप्स में ये रिएक्शन कैरी आउट की जा रही है, राइट, उसी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स में। अगर कोई रिएक्शन जो है 3 स्टेप्स में हम कैरी आउट करवा रहे हैं और लेट्स से फर्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सेकंड स्टेप में K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्ड में K3 है, तो जो मेन रिएक्शन है अगर इसको हम एक ही स्टेप में करवा रहे हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय Kc डैश, सो वो बराबर होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस यहाँ पे जिनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है लिया गया है फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं लिचेट-लायर्स प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पे देख लो क्या बता रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कौन सी रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होगी। आल्सो आपको मेंशन करना है दैट वेदर द चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स द राइट और इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये यहाँ से पूछा जा सकता है ये। तो पहले जल्दी से हम रिपीट करेंगे यहाँ पे लिचेट-लायर्स प्रिंसिपल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। लिचेट-लायर्स प्रिंसिपल, राइट।
तो देख लो ये प्रिंसिपल जो है क्या बता रहा है हमें, तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सिंपली नोट डाउन करेंगे। ये एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, उनको ही डिस्कस किया लिचेट लायर ने। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, राइट, एंड वाइस वर्सा। तो दैट मीन इसका मतलब ये है दैट अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट देन इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने बताया, जब हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो देन इक्विलिब्रियम जो है वो आपका शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। दूसरा आप याद रखेंगे, अब अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो, इफ देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो इक्विलिब्रियम है दैट विल जस्ट गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दैट अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट डाउन करेंगे इन पॉइंट्स को, और ये तो ऑलरेडी आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो इनको आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट दैट इज द एक्चुअली द फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में आप सिंपली याद रखेंगे, अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और वहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो आपका होगा वो शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इट विल बी फॉरवर्ड, राइट, एंड वाइस वर्सा आप यहाँ पे भी लिखेंगे वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो तब इक्विलिब्रियम जो है दैट विल गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट मुझे बता दो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और वहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, वहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, देन इक्विलिब्रियम जो आपका है दैट विल गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, है ना, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ दैट अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहाँ पे आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, राइट, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इंक्रीज इन प्रेशर इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम in the direction in which there is decrease in number of gaseous moles. नंबर ऑफ gaseous moles जो है वो क्या होने चाहिए, डिक्रीज, उसी साइड इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा मैंने, दैट इफ वी जस्ट इंक्रीज प्रेशर, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर, इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ gaseous moles डिक्रीजेस। पर अब अगर ऐसा है दैट नंबर ऑफ गेशियस मोल्स जो है रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड बराबर है, देन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लिखेंगे दैट प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कब, अगर नंबर ऑफ गेशियस मोल्स जो है दैट मीन्स नंबर ऑफ गेशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गेशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर NR बराबर है टू NP देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप याद रखेंगे दैट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, है ना, ये ऑलरेडी भी मैंने बताया दैट कैटलिस्ट जो है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कैटलिस्ट जो है it increases both rate of forward reaction as well as rate of backward reaction, that's why it has no effect on equilibrium point। इंपॉर्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, बस कैटलिस्ट के प्रेजेंस से क्या होता है दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड क्विकली, बाकी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज एक्चुअली एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दो केसेस हैं, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा और आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, राइट, तो तब आप याद रखेंगे दैट इट हैज़ नो इफेक्ट,
इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम को न शिफ्ट करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा केस जो है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, पर अब अगर क्या होगा, अब अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे जो भी नोबल गैसेस आपके हैं ना, जैसे आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, नाइट्रोजन गैस जो आप ऐड करते हैं ये भी क्या है, इनर्ट गैस, इसको याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस इज आल्सो योर इनर्ट गैस। तो इनमें से कोई भी इनर्ट गैस अगर आप ऐड कर रहे हैं किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो वहाँ पे आप याद रखेंगे दैट वहाँ पे इक्विलिब्रियम जो होगा इट शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है इसको नोट डाउन करेंगे, गैसियस मोल्स ओनली, आई एम टॉकिंग ऑफ गैसियस मोल्स इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, और ये लिचेट-लायर ने बताए अपने इस प्रिंसिपल में, जिसको हम कहते हैं लिचेट-लायर्स प्रिंसिपल। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको दी गई है और आपको बताना है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट। इक्विलिब्रियम जो है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मैं बता रहा हूँ, तो उनको आप नोट डाउन करेंगे और यहाँ पे मुझे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम जो है ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, राइट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको दिया गया है दैट यू आर जस्ट हैविंग आयरन है आपके पास, ठीक है, ये जस्ट सॉलिड है और इसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है Fe3O4 दैट इज़ द मैग्नेटाइट, राइट, Fe3O4, ये भी आपका सॉलिड है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है 4 टाइम्स H2 गैस। तो आपको बताना है प्रेशर अगर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, प्रेशर को अगर हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज़, तो मैंने आपको बताया दैट अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो तब इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे ज़रा देख लो, वाटर जो आपका यहाँ पे है ये गैस है, राइट। तो देख लो यहाँ पे गैस के कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड 4, ये तो है ही नहीं गैस, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में भी गैसियस मोल्स 4 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे NP जो है इट इज़ इक्वल टू एन और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दैट मीन्स नो इफेक्ट। सिंपली आप याद रखेंगे, देखो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपके टेक्स्ट से लिया गया है दैट अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे आपको दी जाती है जहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तब वहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स टेक इक्वेशन सेकंड। वो ये है सिंपली दैट यू आर जस्ट हैविंग द कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, ये आपका सॉलिड है, लेट्स से इट्स इन इक्विलिब्रियम विद क्विकलाइम दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है, बाकी आपके सॉलिड्स है। तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है दैट्स इक्वल टू 1 है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना। तो दैट मीन्स मैंने क्या बताया, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स जो है जिस साइड कम होंगे उसी साइड इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये इसी साइड शिफ्ट होता है जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, और इसको हम फर्दर कोक के साथ, कार्बन के साथ जो सॉलिड है उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ट्वाइस कार्बन मोनोक्साइड, ये भी गैस है, राइट। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 है और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे भी है वो शिफ्ट होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे एक और इक्वेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। अगर आपके पास है C2H4, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, C2H4 है आपके पास, दैट मीन्स इट इज़ जस्ट योर इथेन है ना, इथेन गैस है। तो इसको हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा अल्केन दैट इज़ जस्ट C2H6 है ना, C2H6, ये भी ईथेन है और ये भी आपका गैस है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट ये है
है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो देख लो यहाँ पे NP जो है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो 1 है, और NR जो है नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स वो 2 है। तो इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो आपका होगा वो शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस इक्वेशन के अंदर एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इस इक्वेशन में, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये मुझे आप बताएंगे। सिमिलरली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय जस्ट रिमूविंग मिथेनॉल। जो ये CH3OH बना, अगर इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, सो रिमूवल ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमूवल ऑफ CH3OH। अगर यहाँ पे हम CH3OH को रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसकी कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, है ना। तो तब इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये तो ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में बता दिया, बस मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल पूरा समझ में आ गया है। सो नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, और आपको फाइंड करना है कंजुगेट एसिड और बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज़। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये कहाँ से लिया गया है, एसिड बेस कंसेप्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो सिंपली आप याद रखेंगे ये एक एसिड बेस पेयर होता है विच डिफर्स ओनली बाय अ प्रोटॉन। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट एन एसिड बेस पेयर, एक एसिड बेस पेयर जो होता है, एन एसिड बेस पेयर विच डिफर्स, an acid base pair which differs only by a proton, right, only by a proton, उसको हम बताएंगे कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, जैसे लेट से आपके पास कोई भी एसिड है, जनरल एसिड मैं ले रहा हूँ HA एंड इट जस्ट गिव्स लेट से H पॉजिटिव, है ना। प्रोटॉन जो भी देगा वो क्या होता है, एसिड होता है, और यहाँ पे आपका A नेगेटिव ये आयन देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली आप याद रखेंगे ये आपका एसिड था HA, और ये इसका होगा कंजुगेट बेस। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ आपको दिए गए हैं, तो स्पीशीज़ क्या क्या है इनको आप नोट डाउन करेंगे। एक है आपके पास नाइट्रस एसिड HNO2, है ना, आपके टेक्स्ट से लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पास साइनाइड आयन है, Cn नेगेटिव है आपके पास है HClO4, ठीक है ना। और सिमिलरली आपके पास है OH नेगेटिव, एंड सिमिलरली you are having the CO3 negative, that is the carbonate ion, है ना, और सल्फाइड आयन that's S2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे आप बताएंगे इनका आपको क्या बताना है, कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस। तो सिंपली पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कंजुगेट एसिड, और यहाँ पे ये कंजुगेट बेस। ठीक है, देखो ये जो आपके पास Cn है, ठीक है ना, या चलो पहले इस पे आ जाते हैं। HNO2 मतलब इसमें हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन दे सकता है। तो अगर ये प्रोटॉन देगा, ये आपका इसका जो कंजुगेट बेस होगा दैट विल बी NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव इसका कंजुगेट बेस होगा। अब इसके अंदर तो प्रोटॉन नहीं है, इसको तो प्रोटॉन यहाँ से देना है। जब इसको प्रोटॉन हम देंगे तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा दैट विल बी HCN, हाइड्रोसायनिक एसिड, है ना। जब H पॉजिटिव इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा HCN। सिंपल है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है HClO4, इसके अंदर हाइड्रोजन है, मतलब प्रोटॉन ये दे सकता है। जब प्रोटॉन देगा तो तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस जो होगा दैट विल बी ClO4 नेगेटिव। सिंपल है। अब देखो ये OH नेगेटिव है, अगर मैं इसको प्रोटॉन दे रहा हूँ तब ये क्या बनेगा, इसका कंजुगेट एसिड जो होगा दैट विल बी वाटर, H2O, क्योंकि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दैट्स व्हाट, दैट्स वाटर, है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अब ये इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर इसमें से प्रोटॉन बाहर निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन में OH नेगेटिव, तब जो इसका कंजुगेट बेस होगा दैट विल बी ऑक्साइड आयन, दैट्स O2 नेगेटिव। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब OH नेगेटिव जो है इसका कंजुगेट एसिड जो है दैट इज़ वाटर, और इसी का कंजुगेट बेस जो है वो है ऑक्साइड आयन दैट्स O2 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये आपने क्लास में भी डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ द कार्बोनेट आयन। देखो इसमें प्रोटॉन ये तो नहीं दे सकता है, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको यहाँ से प्रोटॉन देंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCO3 नेगेटिव, है ना। दैट इज़ द बाइकार्बोनेट आयन, ये इसका कंजुगेट एसिड होगा। सिमिलरली
इसका जो कंजुगेट एसिड होगा दैट विल बी सिंपली HS नेगेटिव, है ना, HS नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, इसको प्रोटॉन यहाँ से ही देना है, तो ये इसका कंजुगेट एसिड होगा और ये इनके कंजुगेट बेसिस है जो स्पीशीज़ यहाँ पे आपको दिए गए थे, ठीक है। अब मुझे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखो आपको क्या बताना है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ और मैं दे रहा हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब आपको खुद आना चाहिए। देखो ये NH2 नेगेटिव है, ठीक है, एमाइड आयन है, तो इसका कंजुगेट एसिड आपको बताना है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका NH3 है, अमोनिया जिसको हम कहते हैं, तो इसका भी आपको बताना है कंजुगेट एसिड। सो कंजुगेट एसिड दोनों का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है दैट इज़ यू हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज़ इनटू लिविस एसिड एंड बेस। देखो कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं और आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है लिविस एसिड कौन सा है और लिविस बेस कौन सा है। लिविस एसिड बेस कंसेप्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो स्पीशीज़ आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो है वाटर है आपके पास, दैट इज़ H2O, ठीक है ना। आपके पास है हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स OH नेगेटिव, ठीक है। आपके पास है BF3 दैट इज़ द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सिमिलरली आपके पास है BCl3, ठीक है ना, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। आपके पास है H पॉजिटिव दैट इज़ जिसको आप प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। और आपके पास है अमोनियम आयन दैट इज़ NH4 पॉजिटिव, राइट। और सिमिलरली आपके पास है फ्लोराइड आयन दैट्स F नेगेटिव। तो इनमें से आपको बताना है लिविस एसिड कौन सा है और लिविस बेस कौन सा है इनमें से। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिविस एसिड और लिविस बेस, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर है आपके पास, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो दैट मीन्स ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वही तो लिविस बेस होता है। तो लिविस बेस आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ऑल्सो एक्ट्स एज यूर लिविस बेस, ठीक है। अब देखो BF3 और BCl3 ये डेफिनेटली आपके लिविस एसिड्स है, इनको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है, इन दोनों में। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये जो BF3 है आपने ऑलरेडी देखा है केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इसकी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है, राइट। इसकी जो शेप है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लानर या ट्रायंगुलर प्लानर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 2 4 और 2 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो दैट मीन्स इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं वो आपके लिविस एसिड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास H पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो लिविस एसिड ये भी होगा। सिमिलरली आपके पास NH4 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्जेड जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो लिविस एसिड्स होंगे ना डेफिनेटली। तो F नेगेटिव जो है, देखो एनायन जो भी होता है आपका, एनायंस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं एंड दे एक्ट एज लिविस बेस। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हर एक को आना चाहिए, कोई भी स्पीशीज़ आपको दी जाए तो आपको आना चाहिए बताना लिविस एसिड कौन सा और लिविस बेस कौन सा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सिंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज़ गिवन, व्हाट इज़ इट्स pH वैल्यू, ठीक है ना। तो pH आपको आना चाहिए निकालना, इस पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सिंपल है जो आपके टेक्स्ट पे दिया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे इसका pH निकालेंगे। देखो आपको क्या दिया गया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन आपको दिया गया है, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस इज़ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, H पॉजिटिव है ना। तो इसकी कंसनट्रेशन जो है दैट इज़ गिवन 3.8 × 10⁻³ मोलर, राइट। ये है कंसनट्रेशन। तो pH हम कैसे निकालते हैं, सिंपल है, इजी। pH इज़ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, या हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव है ना। तो देख लो सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, उसके बाद हम लिखेंगे लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन दिया गया है दैट इज़ 3.8 × 10⁻³ m, राइट। तो मुझे बता दो ये फार्मूला बन गया, दैट इज़ लॉग ऑफ A × B, दैट इज़ माइनस पहले ऐसे लिखो, देखो ये log ऑफ A × B है, तो किसके बराबर होता है, log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो हम लिखेंगे यहाँ पे log ऑफ A जो है दैट्स log ऑफ 3.8 प्लस log ऑफ B जो है दैट्स log ऑफ 10⁻³ अब यहाँ पे एक और फार्मूला है यहाँ पे, दैट इज़ ये जो है log ऑफ 10⁻³ ये एक और फार्मूला बन गई, दैट्स एक्चुअली log ऑफ m रेज्ड पावर n। तो किसके बराबर होता है, दैट इज़ n log m, है ना। तो ये हर एक को याद होना चाहिए। तो
n जो यहाँ पे है -3 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे -3, उसके बाद log 10। log 10 हमेशा किसके बराबर होता है? 10। log 10 जो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 है ना, log 10 हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो log 3.8, देखो हर एक को ये याद होगा दैट log 2 जो होता है इसका वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 है ना, ये आपको याद रखना है। ये दो वैल्यूज़ जो मैं यहाँ पे बताऊंगा दैट इज़ log 2 एंड log 4। log 4 जो आपको होता है इसका डबल होता है दैट इज़ 0.6020। तो यहाँ पे ये 3.8 है, मतलब ऑलमोस्ट 4 है, तो इसका वैल्यू जो आप लिख सकते हैं दैट इज़ 0. अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू जो है दैट इज़ 0.57 है ना, 3.8 का। तो अब देखो ये माइनस साइन ऐसे ही रखेंगे पहले आप, ये है 0.57। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस दैट्स -3, log 10 1 होता है तो ये 3। अब देखो 0.57 माइनस 3 जो है, अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे -0.57। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 3, राइट। तो जब यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.42। तो ये होगा इसका pH। बहुत ही इजी है और आपको आना चाहिए निकालना। अब देखो अगर pH 2.42 है दैट मीन्स pH जो है इट इज़ लेस देन 7, तो डेफिनेटली आपका जो ये एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक है दैट मीन्स ये आपका एसिडिक होगा, राइट। ये बेसिक नहीं हो सकता है ना, अगर pH ग्रेटर देन 7 होता तब बेसिक, अगर 7 आता तो न्यूट्रल। ये तो लेस देन 7 है, ये 2.42 है, तो ऐसे इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये एसिडिक होगा। तो ये क्वेश्चन हर एक को आना चाहिए, आपके टेक्स्ट पे दिया गया है। यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू याद रखेंगे, log 10 है ना, log 10 हमेशा 1 होता है, इसको नोट डाउन करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार। log 2 और log 4 ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी log टेबल नहीं दिया जाता है। बस 2 और 4 का वैल्यू याद रखेंगे, बाकी मैंने बताया है कैसे निकाला जाता है, इन्हीं से बाकी सभी वैल्यूज़ हम निकालते हैं जो आपने डिटेल में क्लास में सीखा है। अब देखो यहाँ पे pH पे और एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे pH पे, एक और क्वेश्चन मैं बताऊँगा। देखो आपको एज्यूम करना है, ओके यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास और उसकी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, दैट मीन्स 100% डिसोसिएशन है ना, कंप्लीटली आयोनाइज होता है। सो एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट pH। कैलकुलेट pH का मतलब क्या होता है, सिंपली पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना। कैलकुलेट pH ऑफ 0.002 मोलर QH। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे QH बेस दिया गया और आपको pH निकालना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो देखो ये आपके पास KOH है, मतलब जब ये इलेक्ट्रोलाइट आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा K पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक ही मोल है यहाँ पे, मतलब ये जो बेस है आपका मोनो एसिडिक बेस है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे 1 मोल ही मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन का। तो दैट मीन्स इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 0.002 m, ठीक है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है। पर जब बेस आपका होगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, उसके लिए हम निकालते हैं POH है ना, pH थोड़ी निकालेंगे, पहले POH निकालेंगे फिर आप pH निकाल सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप स्टार लगाएंगे। देखो pH कैसे निकालेंगे, सेम जैसे pH आप निकालते हैं दैट्स माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, वहाँ पे था H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो सिंपली वैसे ही उसके बाद आप लिखेंगे लॉग ऑफ क्या है कंसंट्रेशन। देखो ये है 0.002, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं दैट्स 2 × 10⁻³ है ना। 0.002 जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ये आपने ऑलरेडी सीखा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे log 2 × 10⁻³ अब देखो इजी है, माइनस को ऐसे ही लिखो। देखो ये है log A × B, दैट इज़ log ऑफ A प्लस log ऑफ B, दैट इज़ log ऑफ 10⁻³ है ना, ये अभी आपने सीखा। अब ये नेक्स्ट फार्मूला बन गया दैट इज़ log m⁻n, तो ये भी आपने सीखा कैसे मैं इसको लिखूँ। देखो पहले देखो log 2 मैंने अभी बताया, इसका वैल्यू हर एक को याद रहना चाहिए, दैट इज़ 0.3010 है ना। उसके बाद प्लस ये n पहले लिखेंगे दैट्स -3, उसके बाद log 10 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सिंपली आ जाएगा माइनस, मैं अब इसको शॉर्ट में लिखूंगा दैट्स -0.3010 और उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे +3। तो जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2.69। ये क्या आ गया, ये आ गया POH, इसको नोट डाउन करेंगे, ये अभी pH नहीं है। अब देखो pH कैसे निकालेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो pH आप लिखेंगे यहाँ पे pH प्लस POH
ये आपका बराबर होता है pKw, और pKw का वैल्यू कितना होता है 14 होता है सिंपली। तो दैट मीन्स pH आप सिंपली ऐसे लिखो pH प्लस pOH ये हमेशा बराबर होता है 14 के। तो pOH तो यहाँ पे निकल के आ गया, आपको pH निकालना है। सो pOH जो है दैट्स 2.69 दैट्स इक्वल टू 14। तो दैट मीन्स सिंपली pH जो आपका होगा वो होगा 14 माइनस इक्वलिटी के यहाँ तो माइनस बन जाएगा -2.69। तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट जो इसका वैल्यू है दैट्स 11.30 है ना। तो ये pH है। मुझे बता दो अगर pH इट इज़ ग्रेटर देन 7 तो डेफिनेटली ये आपका कैसा होगा बेसिक होगा, डेफिनेटली बेसिक। ये तो देख लो QH क्या है बेस है, अल्कली है ना। हर एक को याद होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड बेस। ये ऑलरेडी आपने सीखा है, तो अगर नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। अल्कली और बेस है ना, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई भी बेस होगा उसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है तो पहले POH निकालेंगे और फिर pH आप इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 14 माइनस POH है ना। pH प्लस POH इट इज़ ऑलवेज इक्वल 14, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए, अगर आपके पास ये QH नहीं दिया गया होता, अगर आपके पास बेस दिया गया होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस। अब देखो इसको जब आप कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 मोल्स मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन अगर आपको इतनी ही दी गई होती, मतलब 0.02, तब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 0.002, जो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे 2 से, तब जब आपको ये बेस दिया गया होगा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ऐसा कोई भी बेस, मतलब जो डाई एसिडिक बेस होगा, ठीक है, जो मतलब 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है, तब जो कंसंट्रेशन आपको दी जाती है उसको आप इंटू करेंगे 2 से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा है ना। तो अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बताऊँगा pH पे है ना, क्योंकि pH पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखो आपको निकालना है pH है ना, आपको निकालना है pH। pH क्या होगा, किसका निकालना है, एक रिजल्टिंग मिक्सचर का आपको निकालना है, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, दैट यू हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ ए रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन 10 ml ऑफ, इसको आप नोट डाउन करेंगे, 10 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, ठीक है, इट इज़ जस्ट मिक्सड विद, इसको हमने मिक्स किया किसके साथ, 10 ml ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको pH निकालना है। तो देखो कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ईजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, एक रिजल्टिंग मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर कब बन रहा है, जब आप ऐड कर रहे हैं, क्या क्या ऐड कर रहे हैं, 10 ml आप एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे ज़रा देख लो 10 ml आप बेस ले रहे हैं, तो मतलब इक्वल अमाउंट में आप ले रहे हैं। यहाँ पे इसकी भी कंसंट्रेशन है 0.01, इसकी भी कंसंट्रेशन है 0.01, और ये जो एसिड है कौन सा एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, मतलब कितने H पॉजिटिव आयन देंगे, यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन आपको मिलेंगे फ्रॉम दिस 1 मोल ऑफ H2SO4। और सिमिलरली ये जो आपका बेस है डाई एसिडिक बेस है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे 2 OH नेगेटिव आयन, मतलब 2 मोल्स। तो ये कंप्लीटली क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे pH जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू 7, न्यूट्रल ये बन जाएगा, पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हर एक को ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। किसी वक्त क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 ml होगा, यहाँ पे भी 20 ml दिया गया होगा, यहाँ पे 0.02 m है ये दिया गया होगा लेट्स से, तो यहाँ पे भी दिया गया होगा 0.02 m, तो तब pH हमेशा 7 होता है और आपका सोल्यूशन जो मिक्सचर बन जाएगा वो न्यूट्रल होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो ये pH पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, दैट इज यू हैव टू प्रिडिक्ट इफ द सोल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग साल्ट्स आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, है ना। ऑलरेडी आपने पढ़ा है दैट जो साल्ट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हुआ करते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, है ना। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। कुछ यहाँ पे साल्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं कि एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे साल्ट्स लिख रहा हूँ, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड आपको दिया गया है, लेट्स से
KBr है ना, सोडियम साइनाइड ये भी सॉल्ट है, राइट। सिमिलरली अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्रेट, ये सभी सॉल्ट्स हैं और आपको इजीली आना चाहिए पहचाना, क्योंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड होगा, इनमें आयॉन्स है, कैटायन है और एनायन है, राइट। सिमिलरली लेट्स से सोडियम नाइट्राइट, सिमिलरली लेट्स से पोटेशियम फ्लोराइड है ना। तो ये आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इनके सॉल्यूशंस जो है एसिडिक होंगे, बेसिक या न्यूट्रल। तो देख लो, पहले इस पे आ जाता है NaCl, तो कैसा होगा, डेफिनेटली ये आपका होगा न्यूट्रल है ना, ये आपका न्यूट्रल होगा। क्यों? इसका दैट मीन्स pH जो होगा इसके सॉल्यूशन का वो 7 होगा, क्योंकि देखो ये कहाँ से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से है ना। सोडियम कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और Cl कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आप उसमें क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, pH 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्ट है, ईजी है ना। ये भी कैसा होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ से भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम कहाँ से आएगा, KOH से, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और Br कहाँ से, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट बता दो, सोडियम साइनाइड, ये जो आपका होगा ये होगा बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट बताओ क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और जो CN है ये आ जाएगा हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड, वीक एसिड है, तो दैट मीन्स पूरा साल्ट जो होगा बेसिक साल्ट होगा। इसका सोल्यूशन जो है, इसका pH जो होगा बेसिक का है ना, pH कितना होगा, ग्रेटर देन 7, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक सॉल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है ना, अमोनिया जो है NH4 कहाँ से आएगा, वीक बेस से, और NO3 जो है नाइट्रिक एसिड से आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डेफिनेटली इसका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, तो pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी इंपॉर्टेंट है, पर आना चाहिए हर एक को। तो देख लो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है सोडियम नाइट्राइड, दैट्स NaNO2, ये आपका बेसिक साल्ट होगा। बताओ कैसे, क्योंकि सोडियम जो है आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और HNO2 जो है ये वीक एसिड है, नाइट्रस एसिड। देखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है, वीक एसिड है, इसको नोट डाउन करेंगे, इट इज़ अ वीक एसिड है ना। तो तभी आपका बेसिक्स सॉल्ट है ये, मतलब इसका सोल्यूशन जो है बेसिक है, pH ग्रेटर देन 7 होगा। अब देखो लास्ट वन, दैट इज़ द पोटेशियम फ्लोराइड, ये भी आपका बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट। कैसे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये वीक एसिड है। देखो इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको पूछा जाता है, देखो ये आपके पास है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है ना, हाइड्रोआयोडिक एसिड, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो क्या लग रहा है आपको, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो आपका है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज़ हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है, बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम है, तो ईजिली ये ब्रेक हो सकता है यहाँ पे बॉन्ड, ईजिली ये आपका हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है प्रोटॉन ईजिली दे सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और इसमें तो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, जिसको आप KW से दिखाते हैं, एंड pH ऑफ वाटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप स्टार लगा के रखेंगे। इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का, देखो यहाँ पे ही बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आप किससे दिखाते हैं, KW से दिखाते हैं ना, और किसके बराबर होता है, इट इज़ सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन एंड दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन, है ना, ये है आपका आयोनिक प्रोडक्ट। तो मुझे बता दो, आपने पढ़ा है दैट एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर पे इस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14, ठीक है। दैट इज़ इसका ये जो आ जाएगा यूनिट, दैट इज मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, है ना, ये है KW का वैल्यू एट 298 केल्विन। अब मुझे बता दो, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिंपली आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो KW का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिसोसिएशन होगी ना, आयोनाइजेशन होगी, वहाँ पे ज़्यादा आयॉन्स मिल जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो दैट्स वाई KW का वैल्यू बढ़ जाएगा। पर मुझे बता दो PKW का वैल्यू क्या होगा, PKW दैट इज़ द पावर ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट, है ना। जैसे आपके पास है pH, दैट इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है, जैसे आपके पास है POH, है ना, वैसे आपके पास क्या होता है PKW, और PKW किसके बराबर होगा, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
KW है ना, सिंपल है, माइनस लॉग ऑफ KW। तो यहाँ पे अगर KW का वैल्यू बढ़ रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से PKW का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स देखो PKW का वैल्यू मैंने आपको बताया था, PKW का वैल्यू जो है एट 298 केल्विन इसका वैल्यू होता है 14 है ना, इससे पहले मैंने बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। तो मुझे बता दो अगर PKW का वैल्यू कम होता है तो दैट मीन्स दैट इज़ लेस देन 14। अगर ये लेस देन 14 है तो व्हाट विल हैपन टू द pH का फिर क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इजी है, एक तो मैंने बता दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अब आपको बताना है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन pH ऑफ वाटर, ठीक है। तो pH जो यहाँ पे है वो डिक्रीज़ होगा, है ना, pH जो है वो डिक्रीज़ होगा, pH विल डिक्रीज़, दैट मीन्स इट विल बी pH जो आपका होगा इट विल बी लेस देन 7। तो दैट मीन्स एसिडिक वाटर आपका होगा तब, है ना, थोड़ा सा एसिडिक वाटर होगा, एसिडिक बन जाएगा, pH विल बी लेस देन 7 अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयोनिक प्रोडक्ट जो है दैट इज़ KW इसका वैल्यू इंक्रीज़ होता है, पहली बात। पर pH ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज़ होता है, इट बिकम्स लेस देन 7, है ना। वाटर जो है प्योर वाटर उसका pH कितना होता है 7, न्यूट्रल होता है ना। पर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो pH डिक्रीज़ होगा, इट विल बी लेस देन 7, एसिडिक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, दैट इज़ यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल बफर, है ना, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, किसी वक्त क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल बफर है क्या, एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, फिर एग्जाम्पल देनी है। तो यहाँ पे ही आपको बताएंगे कि क्या होता है सिंपल बफर, मिक्सड, है ना। तो यहाँ पे लिखो आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पहले यहाँ पे देखेंगे हम सिंपल बफर। तो देखो सिंपल बफर जो आपका होता है इट इज़ जस्ट सॉल्ट ऑफ, आप लिखो इसकी डेफिनेशन जो है ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर आपके पास है सॉल्ट एक वीक एसिड और वीक बेस का, उसको हम बताएंगे कि ये सिंपल बफर है। तो इसकी 2 एग्जांपल आपको देने हैं। देखो सिंपल है, वीक जैसे अमोनियम एसिटेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ CH3CO NH4, है ना, इसको हम कहते हैं अमोनियम एसिटेट। तो देखो यहाँ पे NH4 कहाँ से आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, वीक बेस है। ये एसिटेट आयन कहाँ से आएगा, एसिटिक एसिड से आएगा, वीक एसिड है। तो दैट मीन्स ये एक साल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। सो दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल बफर। तो आप ये याद रखेंगे, अमोनियम एसिटेट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल बफर। सिमिलरली अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट को आप ऐसे लिखेंगे पूरा बैलेंस करके, ऐसे आ जाएगा NH4 होल टुवाइस CO3। ये जो CO3 है कार्बोनेट आयन, ये एक्चुअली है CO3 2 नेगेटिव, ये आ जाएगा कार्बोनिक एसिड से। देखो कार्बोनिक एसिड जो होता है इट इज़ द ओनली मिनरल एसिड जो वीक होता है। तो बस वीक एसिड से आया ये, है ना, वीक एसिड से। और ये अमोनियम कहाँ से आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी मैंने बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस होता है। तो ये वीक बेस है, वीक एसिड है, तो इनका ये साल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल बफर। तो ईजिली ये 2 एग्जांपल्स आप इजीली याद रख सकते हैं सिंपल बफर में। नेक्स्ट हम एसिडिक बफर पे आ जाते हैं। तो देखो एसिडिक बफर जो है ये एक मिक्सड बफर है। देखो सिंपल बफर, उसके बाद मिक्सड बफर के 2 टाइप्स होते हैं। मिक्सड में आ जाएंगे एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो पहले एसिडिक बफर को देख लेते हैं। तो एसिडिक बफर जो आपका होता है आप सिंपली याद रखेंगे ये होता है इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर आप बना रहे हैं यहाँ पे इक्विमोलर मिक्सचर होता है। मतलब दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों के इक्वल मोल्स हम लेते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर किसका होता है, ऑफ वीक एसिड, है ना, यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, वीक एसिड होना चाहिए एंड इट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये हुआ एसिड तो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, पर उसका सॉल्ट होना चाहिए दूसरा, और किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो इसके जो एग्जांपल है यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके एग्जांपल, दैट सिंपली वीक एसिड, जैसे अभी मैंने बताया एसिटिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है, प्लस अब देखो इसी का साल्ट आपको बताना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मैं पोटेशियम एसिटेट लिख रहा हूँ, दैट इज CH3COO के कहाँ से आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो बस ये जो मिक्सचर है दैट्स एसिटिक एसिड एंड दिस पोटेशियम एसिटेट, ये एग्जांपल आपका होगा एसिडिक बफर का। नेक्स्ट एग्जांपल दे दो इसमें, जैसे आपके पास कार्बोनिक एसिड है, अभी मैंने बताया कार्बोनिक एसिड इट इज़ द ओनली मिनरल एसिड जो वीक एसिड है, ठीक है। अब इसी का साल्ट बता दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कहाँ से आएगा, KOH से, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो बस ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, दैट मीन्स दिस
कार्बोनिक एसिड एंड इसका ये जो सॉल्ट है पोटेशियम कार्बोनेट, ये जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। अब आ जाते हैं बेसिक बफर पे। देखो बेसिक बफर जो है, अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, इट इज़ जस्ट इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ, सिंपल है, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे वीक बेस आप लिखेंगे, है ना, वीक बेस होना चाहिए, एंड इट इज साल्ट, और इसी का क्या होना चाहिए, इसी का साल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इसी का साल्ट होना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बता दो मुझे, वीक बेस आपके पास होना चाहिए, जैसे आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, इट्स अ वीक बेस। अब इसी का सॉल्ट आपको बताना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे अमोनियम क्लोराइड, सो दैट मीन्स प्लस NH4Cl। तो ये जो मिक्सचर आपका है ये मिक्सड बफर है और बेसिक बफर है, मतलब वीक बेस है यहाँ पे, और इसके साथ जो इसी का साल्ट है, इसी का साल्ट होना चाहिए पर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देंगे, जैसे आपके पास वीक बेस है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ElOH होल थ्राइस, वीक बेस है। अब इसी का साल्ट होना चाहिए किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे ElCl3 है ना, ElCl3, Cl कहाँ से आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो ये एग्जाम्पल रहेंगे किसके, बेसिक बफर के। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, किसी वक्त यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये जो आपके पास एसिडिक बफर है, ये जो आपके पास बेसिक बफर है, इनका pH कैसे निकाला जाता है। तो इनका pH निकाला जाता है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इसको, ये किसी वक्त एग्जाम में पूछा जाता है, हेंडरसन्स इक्वेशन। तो हेंडरसन्स इक्वेशन जो है एसिडिक बफर के लिए आप pH कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे दैट इसका pH जो निकाला जाता है दैट सिंपली pKa प्लस लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, जो आपका सॉल्ट होगा उसकी मोलर कंसनट्रेशन, और इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। ये है हेंडरसन्स इक्वेशन किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। तो सिंपली अब आप बता सकते हैं बेसिक बफर के लिए भी, है ना। तो बेसिक बफर के लिए आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, बेसिक बफर जो है उसका pH हेंडरसन्स इक्वेशन से ऐसे निकाला जाता है कि वहाँ पे आप निकालेंगे क्या, देखो बेसिक बफर है तो वहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, POH पहले, है ना। जब भी बेस होता है तो पहले हम क्या निकालते हैं, POH, उसके बाद pH निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सिंपली PKB आप लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, राइट, और इसको डिवाइड करेंगे बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। और यहाँ पे जब आपने POH निकाला, फिर आप pH कैसे निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, जो हमने इससे पहले भी देखा, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, जैसे देखो बफर सॉल्यूशंस जो है इनकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, है ना, इन बफर्स की क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स या बफर सोल्यूशन, है ना। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, पहले हर एक को याद होना चाहिए, जो रेजिस्ट करता है चेंज इन इट्स pH, है ना, जो अपने pH को चेंज होने नहीं देता है जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं, उसी को बफर सोल्यूशन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हर एक को याद होनी चाहिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बफर सोल्यूशन क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन which resists change in its pH when small amount of acid or base is added to it। जैसे आपके पास बेस्ट एग्जांपल है इसके एप्लीकेशन जो है ब्लड आपका एक्ट करता है एज ए बफर, है ना। ब्लड का pH जो है हमेशा मेंटेन रहता है 7.36 से लेकर टू 7.42, ये pH हमेशा ब्लड का रहता है। तो ये मेंटेन रहता है किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, दैट इज HCO3 नेगेटिव, है ना। इस आयन को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, और यहाँ पे आपका वीक एसिड होता है दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड। तो ये आपका बफर है ब्लड के अंदर जो है। सिमिलरली बफर सोल्यूशन का यूज़ होता है एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। एग्रीकल्चर के अंदर कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपका pH जो है वो एसिडिक होगा तो उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स जो है या क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाएंगे, उसको फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसका pH मेंटेन करके रखना होता है, एक प्रॉपर pH के अंदर ही क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो दैट्स वाई एग्रीकल्चर में भी pH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बफर्स का रोल है वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है pH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट बफर्स जो है इनकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, हमारी डे टू डे लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट डाउन करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट जो है इनमें क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका, ठीक है। तो देखो एक साइड में लिख रहा हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरे साइड में लिख रहा हूँ आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, जब भी डिफरेंशिएट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे आप 2 लाइन्स खींचेंगे, राइट। अब मुझे बता दो यहाँ पे देखो, एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड, है ना, जिसमें हम मोर सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। पर यहाँ पे आप लिखेंगे दैट ये जो होता है दैट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंसंट्रेशन सोल्यूशन, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्यों ना हो, वहाँ पे हम निकालते हैं आयोनिक प्रोडक्ट सिंपली। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, वो सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम बता सकते हैं दैट इट्स एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सोल्यूशन ओनली। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब आपका सोल्यूशन हमेशा यहाँ पे होना चाहिए सैचुरेटेड, तब आप निकालते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर। सो हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, हैज़ फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। पर इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट इट इस वैल्यू जो है आयोनिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। जो ही आयन्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस। अब यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, अगर आपको कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपको आनी चाहिए निकालनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेटिव बेस्ड है, और एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चंस जो है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके एग्जाम में अब पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास लेट्स से देखो ये सिंपल सा सॉल्ट है AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है आपको, ठीक है। तो मुझे बता दो, जब ये आप लेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो ये आयोनाइज होके कौन सा आयन्स देगा, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पे आपको निकालनी है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मुझे बता दो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज की Sp से निकाला जाता है, दिखाया जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और कैसे निकाला जाता है, इट सिंपली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस Ag पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन है ना एक्वस मीडियम में इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पर यहाँ पे आप याद रखेंगे आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सो लेट्स से द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय S, इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S है। तो सिंपली आप लिखेंगे दैट कि Sp जो है इट विल बी इक्वल टू, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, राइट, रेज्ड पावर 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, राइट, और यहाँ पे भी S रेज्ड पावर 1। सो ये सिंपली आ जाएगा S स्क्वायर। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी। तो दैट मीन्स S स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी के Sp, और सॉल्युबिलिटी जो है इट इज़ सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ के Sp, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ के Sp। तो ऐसे निकाला जाता है सॉल्युबिलिटी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सॉल्ट जो है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐसे दिया गया है दैट इज सिल्वर कार्बोनेट दैट इज Ag2CO3, देखो ये सॉल्ट है आपके पास, मुझे बता दो एक्वस मीडियम में कौन से आयन्स देगा, Ag पॉजिटिव देगा बट 2 टाइम्स, है ना, 2 मोल्स, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो है कार्बोनेट आयन दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, अगर आपको लिखना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट्स की Sp, तो कैसे लिखेंगे आप, दैट इज सिंपली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag, है ना, Ag पॉजिटिव एक्वस मीडियम में बट रेज टू द पावर 2, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप फिर भूल जाते हैं, इसी को यहाँ पे ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसको, है ना, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट दैट इज CO3 2 नेगेटिव,
रेज टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लेट से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है Ag पॉजिटिव की वो S है और इसकी भी सॉल्युबिलिटी है S, पर यहाँ पे अब ये 2 है तो क्या लिखेंगे 2S है ना, और यहाँ पे 1S आ जाएगा। तो दैट मीन्स KSP जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे 2S जो इसके बदले है ना, रेज टू द पावर 2 जो यहाँ पे ये 2 है, इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी 1 है, S है, और रेज टू द पावर 1, तो ये आ जाएगा दैट इज़ 4S² इंटू S, व्हेन बेस आर सम पावर शुड बी एडेड, तो ये आ जाएगा 4S³, ठीक है। तो ये है आपका KSP। तो दैट मीन्स 4S³ जो है ये बराबर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। तो S हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी, तो ये बराबर होगा किसके, दैट इज़ KSP अपॉन 4 है ना, 4 डिवाइड में आ जाएगा, उसके बाद ये जो क्यूब है यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/3। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे आपको किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, देखो ये टर्म मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये हर एक को याद होना चाहिए, किसी वक्त पूछा जा सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है, राइट, जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ही कम होती है। चाहे आप कितना भी ये सॉल्ट जो है आप एक्वस मीडियम में ले रहे हैं, पर इसमें से बहुत ही कम सॉल्युबल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। एक सॉल्ट होता है जो फेयरली सॉल्युबल होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और एक तो होता है जो इनसॉल्युबल होगा, पर दूसरा जो है दैट इज़ स्पैरिंगली। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हम निकालते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बाय यूजिंग दिस KSP, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेसेसरी कंडीशंस आप याद रखेंगे। देखो ये एप्लीकेटिव बेस्ड है और इसको आप याद रखेंगे, वो ये है, नोट डाउन करेंगे इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक ये है कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर आयोनिक, इसको नोट डाउन करेंगे, अगर आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, दैट मीन्स KSP से, तब क्या होगा, देन सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड। आप ये याद रखेंगे, ये किसी वक्त पूछा जाता है सॉल्ट कब प्रेसिपिटेट होगा, सो देन सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड। इसको आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, तब आपका सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा जब आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो किसी वक्त ये एग्जाम में दिया जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया होगा, तो आपको सिंपल ये देखना है कि अगर आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट अगर आपके पास, यहाँ पे लिखो दैट इफ़ आयोनिक प्रोडक्ट जो है इसका वैल्यू कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो तब जो है देन सॉल्ट विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, है ना, देन सॉल्ट विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा तब, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है तब कौन सी रिएक्शन फिर होगी, तब वहाँ पे आयोनिक रिएक्शन होगी, ठीक है। और ऊपर वाले में आप याद रखेंगे जब सॉल्ट प्रेसिपिटेट हुआ तो रिएक्शन कौन सी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दैट KSP जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चल जाता है सॉल्युबिलिटी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर किसी साल्ट का KSP वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, सिंपल। अगर KSP का वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका रहेगा हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग सिकल बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट डाउन करेंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है दैट वाई डू टीथ अंडरगो डिके बाय ईटिंग स्वीट्स रेगुलरली। अगर आप स्वीट्स को रेगुलरली ले रहे हैं और फिर टीथ की जो प्रॉपर केयरिंग है वो आप नहीं करते हैं तो डिके हो जाता है, जिसको आप टूथ डिके कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 11, राइट, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका टीथ होता है इसका जो अपर पार्ट है जो आपको दिखता है वो आपका वाइट पार्ट जो इसका दिखता है वो एक्चुअली किसका बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनिमल कहते हैं, हार्डेस्ट पार्ट है, राइट, बॉडी का एनिमल। तो एनिमल जो है इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये ऐसे होता है, जो एनिमल ऑफ टीथ है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट
जिसको हम एक्चुअली हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, फॉर्मूला इज जस्ट लाइक दिस, दैट इज CA5PO4 होल थ्राइस एंड OH। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो इसका एनिमल बना होता है, मतलब जो टीथ है उसका जो वाइट पोर्शन आपको दिखता है उसको हम एनिमल कहते हैं, हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका नाम आप सभी याद रखेंगे, एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली है हाइड्रोक्सी कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी कैल्शियम फॉस्फेट। तो मुझे बता दो ये जो हाइड्रोक्सी कैल्शियम फॉस्फेट है, जब ये आयोनाइज होगा तो क्या क्या आयॉन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है दैट ये इक्विलिब्रियम में होता है इसके आयॉन्स के साथ। तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 5 आयॉन्स कैल्शियम के, दैट इज CA2 पॉजिटिव, और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 3 आयॉन्स ऑफ फॉस्फेट, दैट इज PO4 3 नेगेटिव है ना, फॉस्फेट आयन, एंड सिमिलरली यू विल गेट द हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स OH नेगेटिव। ऐसे ये आपस में आयॉन्स जो है इसके साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब मुझे बता दो क्या होगा अकॉर्डिंग टू लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल। जब आप स्वीट्स रेगुलरली लेंगे एंड टूथब्रश नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर केयरिंग नहीं करेंगे टीथ की, तो तब क्या होता है, जो आपके स्वीट्स है वहाँ से आ जाएगा बैक्टीरिया, वहाँ से निकालेंगे फर्मेंटेशन से एसिड वहाँ पे रिलीज़ होगा, है ना, H पॉजिटिव आयन आ जाएगा वहाँ पे। तो ये जो आपका H पॉजिटिव आयन है ये फिर इस OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। ये कहाँ से आया, स्वीट से आया, ठीक है, इसको बैक्टीरिया ने रिलीज़ किया बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई। तो मैंने बताया था आपको लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल में दैट जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये मैंने बताया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो दैट मीन्स आपका जो टूथ है, एनिमल जो है, ये स्लोली रिमूव होगा, मतलब डिके होगा, ठीक है ना। टूथ जो आपका है वो डिके होगा, इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। तो ये एक्चुअली होता है बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस OH नेगेटिव, जो एक्चुअली रिएक्ट करेगा इस H पॉजिटिव आयन के साथ और यहाँ पे वाटर बनेगा। तो ये आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो दैट मीन्स आपका टूथ जो है वो धीरे धीरे डिके हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखो अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी रिएक्शन दी गई है, ये आपके पास कोक है, कार्बन है, सॉलिड है, राइट, और इसको आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के इसके साथ, और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट, और यहाँ पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस CO2। तो यहाँ पे आपको बताना है दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। अगर आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को अगर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम यहाँ पे आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा। और ये आपने गीस लॉज में पढ़ा होगा, है ना, जैसे बॉयल्स लॉ है दैट प्रेशर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। आप सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम का तो इफेक्ट हमने देखा ही नहीं लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे सिंपली आप याद रखो ना, वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दैट मीन्स प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बस वही आपको बताना है कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ यहाँ पे कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ये बताया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, that is write applications of solubility product, right, solubility product and common ion effect। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट है ना, solubility product, इनकी एप्लीकेशन। तो क्या है इनकी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ। देखो वन ऑफ द एप्लीकेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सिंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब हम प्योरीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसको आप, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर। अगर आपके पास इम्प्योर है सिंपल, किसका, इम्प्योर सिंपल ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड जो हम निकालते हैं सी वाटर से, ये एक्चुअली इम्प्योर होता है, इसको प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको प्योरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देख लो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या किया जाता है, NaCl जो है इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्यों लेते हैं, तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अदरवाइज़ ये जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaCl जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया जाता है ताकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा इनके आयंस के साथ। ये देगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, ये जो NaCl आपने ले लिया ये इम्प्योर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट दिस वन इज़ योर इम्प्योर। सिंपल है ये आपका, और इसी को प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास किया जाता है, तो HCl गैस पास करने से क्या होगा, देखो ये क्या देगा, ये आपका देगा H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव आयन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कौन सा आयन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव और यहाँ पे भी, ये कॉमन आयन है ना, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी HCl से भी Cl नेगेटिव आयन आपका आ रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे क्या होता है, यहाँ पे सप्रेशन होता है, ठीक है, ये जो मतलब इसकी डिसोसिएशन है वो रुक जाएगी। तो देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी अप्लाई होता है लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल। देखो क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन यहाँ से भी आ गया, अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो मैंने बताया जब प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे बता दो, अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो NaCl ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा NaCl यहाँ पे मिल जाएगा, और ऐसे आप इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। बाकी जो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो वहाँ पे ही रहेंगे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो ये होता है यहाँ पे मकसद solubility प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट जो है इसके एप्लीकेशन। सो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट ऑफ NaCl, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इसके एप्लीकेशन है वो आप याद रखेंगे, दैट इज सिंपली सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। इसको आप लिखेंगे सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। देखो जब भी सोप को बनाया जाता है, कहाँ से हम बनाते हैं, सिंपली ऑयल लेते हैं या कोई भी हम फैट लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम ट्रीट करते हैं किसी भी अल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है, एक तो मिलेगा ग्लाइसरॉल, है ना, ग्लाइसरॉल अल्कोहल है, और इसके साथ आपको मिलता है सोप। सोप क्या होता है, इट इज़ जस्ट सिंपली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और इसको दिखाया जाता है जस्ट लाइक दिस, दैट्स RCONA, या आप दिखा सकते हैं इसको RCOOK। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो सोप जो है इसको हमें सेपरेट करना है ना, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, मतलब ये ग्लाइसरॉल जो है इससे बाहर निकालना है इसको, और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सिंपली हम काम करते हैं, यहाँ पे NaCl हम पास करते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। देखो क्या होगा, ये आपका सोप था RCOONA, तो ये कैसे होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसका दिखाएंगे, दैट्स ये होगा RCO नेगेटिव आयन देगा और देगा Na पॉजिटिव। अब हम NaCl यहाँ पे पास करते हैं, किस लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या आपको देगा सिंपली Cl नेगेटिव आयन एंड Na पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये NaCl ऐड करने का क्या मकसद है कि यहाँ पे एक कॉमन आयन मिल रहा है, कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम फिर किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल इट विल गेट शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया मतलब सोप आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा, सो सोप गेट्स प्रेसिपिटेटेड हियर। तो बस यही तो हमें निकालना था, सोप गेट्स प्रेसिपिटेटेड, है ना, सोप यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये मकसद है कॉमन आयन इफेक्ट का, और इसके ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगी और इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब एक और एप्लीकेशन है इसके, दैट इज़ इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको भी आप याद रखेंगे। मैं यहाँ पे इसको पहले रब करूँगा। थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन जिसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, मैं यहाँ पे लिखूँगा हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऐड किया जाता है इन ग्रुप सेकेंड आयॉन्स, ठीक है, इन ग्रुप सेकेंड आयॉन्स। तो ऐसा क्यों किया जाता है ना, इसका रीज़न क्या है, वही है कॉमन आयन इफेक्ट, वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखो ग्रुप सेकंड आयन जो है उसमें आ जाता है जैसे Hg, है ना, मरकरी का आयन, कैडमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव, जैसे आपके पास है लेड पलम्बम, है ना, Pb डाइवेलेंट पॉजिटिव, ठीक है, या जैसे आपके पास है जस्ट हैंग आर्सेनिक ट्राइवेलेंट पॉजिटिव, आर्सेनिक एंटीमोनी Sb, है ना, एंड बिस्मथ, है ना, ये एक्चुअली ग्रुप 15 के आयॉन्स है, ये सभी है ग्रुप सेकंड आयॉन्स, राइट।
तो इनको प्रेसिपिटेट हम करते हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स। इनको आप याद रखेंगे कि इनको कैसे सेपरेट किया जाता है। सो दे आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स। इनको सल्फाइड के फॉर्म में बाहर प्रेसिपिटेट किया जाता है। कैसे? बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना, बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, दैट इज H2S गैस, है ना। ऐसे इनको प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड आपने पास किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ना, ट्वाइस ये देगा H पॉजिटिव आयन एंड वी विल गेट हियर द सल्फाइड आयन दैट्स S2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे हम HCl डाइल्यूट क्यों ऐड करते थे? तो देखो HCl इसलिए ऐड करते थे ताकि आपको क्या मिलेगा, कॉमन आयन H पॉजिटिव जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे कॉमन आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दैट मीन्स ये जो इसकी डिसोसिएशन है वो रुकाई जाती है, उसको सुप्रेस किया जाता है। ये जो H2S है इसकी जो डिसोसिएशन है वो रुकाई जाती है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुप्रेस होगा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, है ना। ये जो सल्फाइड आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, उसको हम कहते हैं जस्ट इसको हम सुप्रेस कर रहे हैं, इसको हम सुप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन ये क्या हो रहा है, सुप्रेस हो रहा है। और इसको हम क्यों सुप्रेस करवा रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ताकि ये जो इसकी जो कंसंट्रेशन है इसलिए कम की जाती है ताकि यहाँ पे जो ग्रुप 4 के कैटायंस है वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे इसको। दैट इज आप याद रखेंगे दैट इफ सल्फाइड दैट इज S2 नेगेटिव कंसंट्रेशन, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट सुप्रेस्ड, अगर इसको हम क्या नहीं करेंगे, अगर इसको हम सुप्रेस नहीं करवाएंगे, मतलब अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl ऐड नहीं करेंगे तब क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूँ दैट इफ सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इज नॉट सुप्रेस्ड देन इट विल आल्सो प्रेसिपिटेट, तब ये प्रेसिपिटेट करवाएगा किनको, इट विल आल्सो प्रेसिपिटेट कैटायंस ऑफ ग्रुप 4, कैटायंस ऑफ ग्रुप 4, मतलब जो ग्रुप 4 के कैटायंस हैं उनको भी फिर ये प्रेसिपिटेट करेगा। फिर कैसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ग्रुप सेकंड आयन्स को, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो प्रेसिपिटेट हो रहा है ग्रुप 4, और ग्रुप 4 में कौन से कैटायंस आते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट, है ना, डाइवेलेंट पॉजिटिव, निकल आता है, निकल डाइवेलेंट पॉजिटिव, जिंक, मैग्नीज, इनको आप याद रख सकते हैं, ये आते हैं ग्रुप 4 में, ठीक है। तो ये हम देखते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बहुत सारे आयन्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप 4। तो ये ग्रुप 4 के आयन्स हैं और ये ग्रुप सेकंड के आयन्स हैं, पर हमें ग्रुप सेकंड के आयन्स को सेपरेट करना है, इनको प्रेसिपिटेट करना है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। और कैसे करते हैं हम, बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो तब सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन सुप्रेस नहीं होगी, तब ग्रुप 4 के कैटायंस भी प्रेसिपिटेट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इनके प्रेसिपिटेशन को रुकाने के लिए मतलब हमें सिंपली ग्रुप सेकंड के आयन्स यहाँ पे प्रेसिपिटेट होने चाहिए, तो इसलिए हम डाइल्यूट HCl का यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत सुप्रेस हो जाए, कम हो जाए, ताकि ग्रुप 4 के कैटायंस जो है वो प्रेसिपिटेट ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इसकी एप्लीकेशन थी। तो इसके साथ हमने पूरे इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को रिवाइज़ किया। आई होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो इनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।